हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कल, तो उसको आगे लेकर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो रह गई थी, उनकी बातें करते हैं। आगे की कृषि के बारे में कौन कौन सी कृषि इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैं पिछली क्लास का 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कृषि। कृषि में मैंने सबसे पहले आपको बताया था आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया के मतलब किसे कहा जाता है आर्थिक क्रिया, की मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी कार्य करने के लिए जो भी क्रिया करता है जिनसे उसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया 4-5 प्रकार की होती है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। सबसे पहले हमने बात की प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है? पर्यावरण पर निर्भर होता है, इसे प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जिसमें एक कृषि को भी शामिल किया जाता है। कृषि पशुपालन होता है, शेर पालन, आखेट करना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, खनन कार्य करना, ये सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, प्राथमिक क्रिया में हमने सबसे पहले किसकी बात की? अभी कृषि। हमारा चैप्टर का नाम भी कृषि है, एग्रीकल्चर, इसी की बातचीत कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कृषि किसे कहते हैं, कि जो खेत होता है, खेत में फसल निराई गुड़ाई करके उत्पादन करना, क्या करना था? कृषि कहलाती है। कृषि कई प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बात की, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। उस कृषि के बारे में मैंने ये बताया था कि प्राचीन काल के अंतर्गत बहुत सारे लोग, जनजातीय लोग समूह में रहने, जनजातीय समूह में रहने वाले लोग किसी स्थान पर पेड़ पौधों को काट कर, जंगली क्षेत्र में पेड़ पौधों को काट कर, जलाकर उसकी राख का उर्वरक के रूप में उपयोग करके वहां पर बीज छिड़क कर क्या करना? कृषि। ये प्रक्रिया 2 या 3 साल बाद में भूमि क्या होती है? अनुपजाऊ हो जाती है। अनुपजाऊ होने का कारण दूसरे स्थान पर जाकर वही प्रक्रिया अपनाना क्या कहलाती है? स्थानांतरण कृषि कहलाती है। मैंने स्थानांतरण कृषि के भारत के अलावा विभिन्न देशों में इसके अलग अलग नाम बताए थे आपको। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंतर्गत इसको किसके वालरा के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरवा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में दीपा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पेंडा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में वेवरिया दहिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झुमिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा हमने विश्व के अलग अलग देशों के बारे में इसकी बातें की थी। विश्व के अलग अलग देशों के बारे में बात की तो उस समय मैंने बताया अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में चीनो, ब्राजील में रोको, इसके अलावा अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनगो के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। आदि नाम स्थानांतरण कृषि के मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बताया था। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं, पूंजी की कम आवश्यकता होती है, मशीनों की कम आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत परिवार के पालन पोषण के लिए जो भूमि का छोटा टुकड़ा होता है, इस पे कृषि करते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? जमीन बढ़ जाती है, जोत, भूमि का आकार या जोत क्या हो जाता है? छोटे छोटे होने की वजह से समस्या देखने को मिलती है। आज हम अगली कृषि के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है वाणिज्य कृषि। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम। वाणिज्य कृषि क्या होती है? देखो, वाणिज्य कृषि का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है आधुनिक निवेश उनसे, यानी बीज के लिए पैसों का अर्थ, पैदावार करने के लिए, अधिक पैदावार करने के लिए मशीन या हाइब्रिड जो बीज होते हैं, संकर बीज कह सकते हैं, उनका उपयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना, इस प्रकार यानी उच्च पैदावार करना होता है मुख्य उद्देश्य, और फसलों को बेचना होता है। तो आप क्या लिखना है इसमें? देखो, इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की ध्यान रखना, इस प्रकार की कृषि में कृषि का मुख्य लक्षण, यानी मुख्य लक्षण क्या होता है? आधुनिक निवेशों, जैसे आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, यानी
खाद की बात कर रहे हैं हम। किसकी? खाद, यानी रासायनिक खाद के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना, उच्च पैदावार प्राप्त करना, उच्च पैदावार प्राप्त करना है। देखो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसमें फसल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य फसल को बेचना, इस कृषि को मुद्रादायनी कृषि भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यह नकदी मुद्रादायनी फसल कृषि। जितनी मुद्रादायनी फसलें होती है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखना, कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। नोट लगा कर एक लाइन याद रखना है यहाँ पर ही कि चावल, ध्यान रखना, चावल हरियाणा और पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है। हरियाणा व पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल है कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। लेकिन उड़ीसा पश्चिम बंगाल में एक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक जीविका फसल है। मतलब क्या है कि चावल का पंजाब और हरियाणा और पंजाब वाले लोग इसको वाणिज्यिक यानी इसको बेचने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लेते हैं। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोग उसको खाने के रूप में मुख्य रूप से यानी अपना जीवन यापन करने के लिए इस कृषि का उपयोग किया जाता है, इस फसल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि के अलग अलग प्रकारों की। हम बात करते हैं सबसे पहले रोपण कृषि की। सबसे पहले बात करते हैं रोपण कृषि। अगली कृषि है रोपण कृषि। हेडिंग लगाना आपको, अगली कृषि रोपण कृषि। देखो होती क्या है रोपण कृषि के बारे में हम बातचीत करते हैं, थोड़ा विस्तृत रूप से बता देता हूँ। देखो रोपण कृषि की शुरुआत होती है उष्णकटिबंधीय, रोपण कृषि ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। रोपण कृषि की शुरुआत जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र है, जिन्होंने अंग्रेजों ने या मैं कह सकता हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी देश है, जिन जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोगों को गुलाम बने हैं, उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की उन्होंने रोपण कृषि की थी। भारत के या विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये कृषि की। जैसे मैं बताऊं, फ्रांस में जाकर कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर जाकर वहां पर कोको और कॉफी की फसल की थी। मलेशिया में जाकर रबड़ की, ब्रिटेन के निवासियों ने की थी। भारत और श्रीलंका में इंग्लैंड के लोगों द्वारा चाय की फसल की थी। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा या मैं कह सकता हूँ यूरोपीय देशों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण कृषि की शुरुआत की गई थी। तो देखो इसकी कुछ विशेषताएं बात करते हैं। पहले तो इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती है उनकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है प्रमुख फसलें? देखो प्रमुख फसलें की बात करें, आपको सारी याद रखनी है। केला, गन्ना, नारियल, रबड़, अनानास, कॉफी, चाय, कोको, ये प्रमुख फसलें हैं। इनके नाम याद रखने, 4-5 नाम तो आपको याद रखने हैं। केला, गन्ना, नारियल, रबड़, अनानास, कॉफी, चाय और कोको याद रखने।
ये प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो इसकी विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख विशेषता, किस कृषि कौन कौन सी विशेषता है, ध्यान रखना। तो प्रमुख विशेषताओं की बात करें सबसे पहले, इस कृषि में, कौन सी कृषि में, रोपण कृषि, इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है, ध्यान रखना। इसमें एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है, एक ही प्रकार की फसल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता की बात याद रखना, इस कृषि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि आपको पता है, जैसे चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो ज्यादातर महिला श्रमिकों को इसके अंतर्गत काम में लिया जाता है, याद रखना। इस कृषि में उत्पादित फसलें उद्योग के लिए कच्चा माल, इस कृषि में उत्पादित फसलें उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना से क्या, किसका उत्पादन किया जाता है, चीनी का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना। अब प्रमुख फसलें बता दी, याद रखना। भारत के कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी की फसल की जाती है, ध्यान रखना। अरेबिका नाम की कॉफी है, हम आगे पढ़े, की फसल वह असम में सर्वाधिक चाय की फसल का उत्पादन किया जाता है, ये याद। असम के अंतर्गत भारत की लगभग 53% चाय का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह आपको प्रमुख याद रखनी, कौन सी फसल के बारे में, रोपण कृषि के बारे में आपको विस्तृत रूप से ध्यान रखना। मैंने आपको पहले बता दिया था रोपण कृषि क्या है। आपको यहाँ पर नोट लगाकर एक बात लिख लेनी चाहिए पहले से ही। आपकी किताब में क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि से संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी कृषि से, तो आप याद रखना, एक तो चीनी उद्योग, दो उद्योग के नाम बताने, एक तो चीनी उद्योग के नाम लिख लेना, कृषि संबंधित उद्योग कहीं पर छत पर लिख लेना। कहने का मतलब, मैं पुराने स्टूडेंट है जितने, वो तो समझदार है, अभी वाले चतन कॉपी के जस्ट नोटबुक के ऊपर लिख लेना चीनी उद्योग, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग,
इसके अलावा खूब सारे, लेकिन दो नाम आप याद रखना किससे, कृषि से रिलेटेड कोई दो उद्योगों के नाम, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ये प्रमुख बातें याद रखना। वापस मैं फिर से बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रमुख फसलें याद रखना, केला, गन्ना, नारियल, रबड़, अनानास, कॉफी, चाय और कोको। कोको की ऐसी फसल होती है जिसको, जैसे मैं कह सकता हूँ बीज होते हैं ना अपने, जैसे पपीता के बीज होते हैं ना, पपीता के अंतर्गत ऐसा पौधा होता है, उन बीजों को एक पेय पदार्थ है यार, पेय फसल के रूप में है। ये सबसे ज्यादा पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में सबसे ज्यादा की जाती है। विशेषता की बात है, इसमें खेतों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ध्यान रखना। इसमें एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब जैसे इसमें बागान लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, बागान। जैसे चाय के बागान हो गए, कॉफी के बागान हो गए, बागान। जैसे कॉफी के बागानों को ब्राजील में फिजेंटा कहा जाता है, वही बात है, बागान लगाए जाते हैं। तो जब बागान लगे तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैंने बता दिया, चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए। और उत्पादित जितना भी होता है वो कच्चा माल के रूप में किस कहाँ जाता है, उद्योग में जाता है। इसके लिए भारत की सबसे ज्यादा, कर्नाटक में सबसे अधिक किसकी होती है, कॉफी की होती है, और असम के अंदर सबसे ज्यादा किसकी होती है, चाय। असम में भारत के लगभग 53% चाय का उत्पादन किया जाता है, ये लाइन भी आप याद रखना, 53% चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अपनी रोपण कृषि भी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रोपण कृषि के बाद हम बात करते हैं, एक बात याद रख लेना, नोट लगा लेना, देश में बोई जाने वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनमें ज्यादातर उत्पादन करने वाली में फसलों में फसल और रेशे वाली फसलें जैसे सब्जियां, मसाले आदि कृषि के अंतर्गत किए जाते हैं। आपको पूछे कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है, रेशे वाली फसल का उत्पादन, सब्जियां, फल, मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। अगली हेडिंग है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप यानी फसल चक्र की बात कर रहे हैं, किसकी, फसल चक्र की। और भारत में फसल चक्र कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। हम बात करेंगे इनके बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी फसल ऋतुएं हैं। फसल ऋतु कितनी है भारत में, 3 है। पहली याद रखना आप, खरीफ, दूसरी रबी, तीसरी जायद। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, और मुख्य रूप से कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। ये 3 नाम आपको याद रखने, कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद। इन तीनों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे, 6ठी 7ठी 8ठी क्लास में, 9वीं क्लास में आपने इनको बारे में खूब पढ़ा होगा। तो हम एक एक फसल के बारे में बातचीत करते हैं। देखो एक एक ऋतु के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहली जो ऋतु है इसके अंतर्गत वो रबी की फसल है, रबी फसल। देखो समझाने की इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको तो बस नोट्स लिखने हैं, जैसे कह रहा हूं उसी प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। इसमें इसे शीत ऋतु में, याद रखना, इस फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मध्य, अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है। बोई जाती है, ध्यान रखना, इसे बोई जाती है, इसे ग्रीष्म ऋतु, इसे ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य, अप्रैल जून के मध्य काटा जाता है, काटी जाती, ध्यान रखना, अप्रैल जून के मध्य क्या है, काटी जाती है। प्रमुख फसलें याद रखना इसके अंतर्गत। नाम है रबी की फसल।
देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है रबी और खरीफ की फसल में। तो देखो जिससे लगभग 70 से 80% जितनी भी फसलें हैं ना, जैसे रबी का दो नाम दो शब्दों से मिलकर आ रहा है और बी, तो रबी की फसलें जितनी भी होगी वो ज्यादातर दो नाम की होगी, और खरीफ की फसल जितनी भी होगी, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ 80% से वो लगभग तीन नाम की होगी। तो इसमें प्रमुख फसलें में हम बात करें, गेहूं, जौ, चना, इसके अंदर का ध्यान रखना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये याद रखना। अब बाकी का याद रखना इसके अंदर का क्षेत्र कि कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में की जाती है मुख्य रूप से, ध्यान रखना ये भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में, भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में कौन कौन से हैं देख लेना, मैं बता देता हूं आपको। आप तो मैप ना बना के सीधे नाम ही लिख सकते हो कौन कौन से राज्य में होगी। ये भारत है, तो इसमें देखो कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप उसको लिखते जाना, खुद ही लिख लेना साथ साथ में। जम्मू एंड कश्मीर है, ध्यान रखना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान, ये राज्य याद रखना आपको कौन कौन से। इसके अलावा भी कुछ है, कौन कौन से राज्य याद रखने हैं आपको, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। राजस्थान का याद रखना, राजस्थान में दो ही क्षेत्र आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। पंजाब याद रखना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ क्षेत्र है पर पूरा नहीं है, ध्यान रखना। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखना। ये प्रमुख है, यहाँ पर किस कौन से इसके क्षेत्र ध्यान रखना, कौन कौन से क्षेत्र आपको मैंने बता दिए, ध्यान रखना। ये इसमें एक नोट लगा कर इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, क्या लिखनी है, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ यानी मावट की बात करें, किसकी बात करें, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली, मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा इस ऋतु की फसलों को, इस ऋतु की फसलों में उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। इस ऋतु की फसलों में उत्पादन अधिक होता है। क्या लिखा मैंने कि पश्चिम माउंट द्वारा होने वाली वर्षा से इस ऋतु की फसलों में उत्पादन अधिक होता है, ध्यान रखना। इस ऋतु की फसलों में उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। किसकी वजह से अधिक होता है, पश्चिम विक्षोभ या माउंट द्वारा, याद रखना। यानी पश्चिम विक्षोभ माउंट से होने वाली वर्षा में इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है, फसलों में अधिक उत्पादन में सहायक होती है, याद रखना। ऐसे लिख लेना, अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखो फिर अगली बात करते हैं अगली फसल के बारे में। अगली फसल है अपने खरीफ की फसल। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल, ध्यान रखना। खरीफ फसल, जो इसकी बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल इसे भारत के विभिन्न भागों में देखना, इसे
भारत के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन, इसको भारत के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। बोई जाती है, ध्यान रखना। और सितंबर और अक्टूबर में, ध्यान रखना, और अक्टूबर में इसे काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में इसे काट ली जाती है, ध्यान रखना। प्रमुख फसलें याद रखना इसकी। तीन शब्द तो ज्यादातर तीन शब्दों वाली होगी। बाजरा, इसके अलावा मूंगफली, ज्वार, चौड़ा, मूंग हो जाएगा। इसके अलावा उड़द, कपास, जूट, उड़द, कपास, जूट यानी पर्सन भी कहा जाता है जिसे, जूट, सोयाबीन, मक्का, चावल आदि। देखो तीन शब्दों वाले ज्यादातर दिख रहे हैं आपको। ये सारे के सारे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत। चावल, बाजरा, ज्वार, चौड़ा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन, यानी ये ज्यादातर पश्चिम बंगाल में होती है। ध्यान रखना, बांग्लादेश में सोयाबीन, मक्का और चावल लगेगा मुख्य रूप से। अब इसके सबसे ज्यादा इसमें जो मुख्य रूप से जो होता है वो आता है चावल। अब देखो चावल का उत्पादन, वैसे चावल को हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी चावल उत्पादित करने वाले राज्यों के नाम याद रखने हैं आपको कि चावल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, याद रखना, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार में ज्यादातर गेहूं की फसल होती है, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी और बिहार, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में यूपी भी याद रखना, जहां पर किसकी फसल का उत्पादन होते हैं? चावल की फसल का उत्पादन होता है। नोट लगाकर एक लाइन लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहां से प्रश्न पूछा, फर्स्ट ग्रेड में भी जा चुका है तो आपको तो पूछा जा सकता है। ये तीन राज्य है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल की तीन फसलें उत्पादित करते हैं। तीन किस्में उत्पादित करते हैं। कौन कौन सी है? एक का नाम अमन है, एक का नाम बोरो है, एक का नाम ओंस है। तीन, ये वर्षा ऋतु में होता है, ये जबकि कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में होती है, जबकि ये किसमें होती है? ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत। तीन फसल है, ध्यान रखना, अमन, बोरो और ओस, ये होती है, उत्पादित की जाती है कौन कौन से राज्य में? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ध्यान रखना मुख्य रूप से। अब कौन सी फसल होगी? खरीफ की होगी। लास्ट बची है आपकी जायद की फसल बची है। सस्य प्रारूप के अंतर्गत यानी फसल प्रारूप के अंतर्गत तीन फसलें होती है। तीन फसलों में सबसे लास्ट में बची है कौन सी? जायद की फसल बची है। तो देखो जायद की बात करें हम, जायद फसल, इसकी बात करते हैं। तो जायद की बात करते हैं। जायद रबी और खरीफ के फसल की ऋतु के बीच लिखना, ये फसल रबी व
खरीफ की फसल के मध्य ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखना बोई जाती है, क्या क्या बोई जाती है फसलें, तो याद रखना खरबूजा, ककड़ी, खरबूजा, ककड़ी, इसके अलावा सब्जियां, क्या? खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, तरबूज, यानी बहुत सारे। इसके अलावा खीरे और चारे की फसलें बोई जाती है। फसलें बोई जाती है। ये प्रमुख फसल हो गई 3। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, इनके बारे में सारे पढ़ेंगे। 4-5 3-4 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।